Assalamu alaikum everyone, this is Uswa Sultan and the topic of discussion today is kinetic energy. हमने लास्ट टाइम वर्क डन डिस्कस किया था अंडर वेरिएबल फोर्स और उससे पहले अंडर कांस्टेंट फोर्स। हमने वर्क डन में जो चीज़ डिस्कस की है वो ये डिस्कस किया है कि वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स से मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वर्क डन रिलेट करता है उसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ। यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, उस पर हमने फोर्स अप्लाई की। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इस पे हमने फोर्स अप्लाई की, तो जो आपका वर्क डन है वो अब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा कि कितनी डिस्प्लेसमेंट आपने कवर की है। अब अगर आप बात करेंगे किसी एक ब्लॉक की, जैसे ये एक ब्लॉक हमने बनाया है, इस ब्लॉक की आप बात करेंगे कि ये मूव कर रहा है ओवर अ फ्रिक्शनलेस टेबल। सो ये हमारा सरफेस हो गया, फ्रिक्शनलेस सरफेस। इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट आपका जो है वो एक ब्लॉक है जो मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पर दो फोर्सेस होंगी, एक फोर्स होगी वेट की जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगी ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरी चीज होगी इस पे जो दूसरी चीज लगनी है डेट इज नॉर्मल, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ऑपोजिट टू द फोर्स। वेट भी हमें पता है कि एक स्केल वेक्टर क्वांटिटी है और नॉर्मल जो हम ड्रॉ करेंगे वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो फोर्स है वो तीसरी क्वांटिटी है जो आप ये अप्लाई कर रहे हैं। ये आप इस ऑब्जेक्ट पे दो चीजें तो ये पहले से अप्लाई हो रही हैं, एक इसका नॉर्मल और एक उसका वेट, जिसने इन दोनों को बैलेंस, इस नॉर्मल ने इस वेट को बैलेंस किया हुआ है जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर रहा। जिसका नॉर्मल है वो इस पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है और उसी जितनी फोर्स ग्रेविटी लगा रही है इसके वेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतनी ही फोर्स ये नॉर्मल इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज स्टेशनरी। तो अब हमारा जो, अगर आप फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बेसिकली यही वाली है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ये वाली है। आपने फोर्स इधर लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ इस डायरेक्शन में, तो आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वर्क डन हुआ है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, और जो वर्क डन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ आपको ये बताएगा कि जो आपकी स्पीड है, इसका मतलब है कि आपका जो ब्लॉक है स्पीड अप हो गया है। अब स्पीड अप से आपको कहाँ से पता लग रहा है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू ma। अगर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज करती है, एंड एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन मूव कर रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यानी कि आपके पास ये वेट था इस साइड पे हमारे पास नॉर्मल मूव कर रहा था, जो हमारी फोर्स है वो इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर कवर हो रहा है, तो वर्क डन आपका हो गया पॉजिटिव। वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव वर्क डन है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है। अब अगर यही ऑब्जेक्ट आपका हो, हम इसको दोबारा ले लेते हैं, यही आपकी फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, यही डायरेक्शन ऑफ मोशन हो, यही वेट, यही नॉर्मल, लेकिन फोर्स इस साइड को अप्लाई करनी शुरू कर दें। आप फोर्स इस साइड पे नहीं लगा रहे, अब आप फोर्स इस साइड को लगा रहे हैं, यानी कि आप उसे पुल कर रहे हैं। जब आप उसे पुल करेंगे ये मूव भी इधर को करेगा, इस साइड को, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये थी। अब ये इसके ऑपोजिट मूव कर रहा है। अगर इसके ऑपोजिट मूव कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो वर्क डन है वो इस केस में नेगेटिव होगा, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट आपकी फोर्स है। फोर्स अगर ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट आ जाती है तो हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाता है। यानी कि आपके पास वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, जो आपका नॉर्मल है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में थी और आपकी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगी है, तो इसका मतलब है कि वर्क डन नेगेटिव है। अगर वर्क डन नेगेटिव है,
वर्क नेगेटिव है, तो इसका मतलब फिर ये है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ये चीज़ भी आपकी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपको पता लगेगी। आपकी फोर्स नेगेटिव हो गई है, इसका मतलब है फोर्स कम हुई है। अगर फोर्स कम हुई है तो एक्सेलरेशन के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, एक्सेलरेशन भी कम होगी। और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो इसका मतलब है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है। अब तीसरा केस है, अब ना आप इस पे फोर्स इस साइड को लगाएं और ना ही आप इस साइड को लगाएं। तीसरा केस क्या है, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएं ऊपर से। तो यानी कि ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, ये आपकी ये आपकी सरफेस है और फोर्स आपने लगाई इस साइड को। नॉर्मल इसका इधर जा रहा है, वेट इसका इधर जा रहा है, वो वैसे ही आपके पास चलेगा जैसे पहले था। और फोर्स आप लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर से पुश कर रहे हैं। अब देखें जी यहाँ पर अब क्या है, अब वर्क डन का क्या केस है। अब इस केस में वर्क डन क्या होगा, इस केस में हो क्या रहा है, वेट आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल आपका अपवर्ड एक्ट कर रहा है, फोर्स आपकी अलोंग द वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन थी वो ये थी। तो यहाँ पर देखें जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स है उसके दरमियान में एंगल हो गया है 90 डिग्री। तो इसका ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि जब फोर्स और वेट के दरमियान में एंगल 90 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो हमारे पास जो वर्क डन है वो ज़ीरो हो जाता है। यानी इस केस में आपके पास वर्क डन ज़ीरो हो गया। अगर आपके पास वर्क डन ज़ीरो हो गया है तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है वो सेम है, जितनी पहले थी उतनी ही अब है। अब इसकी स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो कंक्लूड हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, मतलब किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट में जब चेंज आता है, तो अगर उसकी स्पीड इंक्रीज करे तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, अगर स्पीड डिक्रीज करे तो वर्क डन नेगेटिव होता है, और अगर स्पीड कांस्टेंट हो यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो वर्क डन आपका ज़ीरो हो जाता है। ठीक है जी। अब हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने ये देखा कि F इज इक्वल टू एम ए है। तो हम जो है वो फोर्स के एक्स कंपोनेंट की बात करें तो मैंने एक्सेलरेशन का भी जो है वो एक्स कंपोनेंट पिक किया है, क्योंकि हम फोर्स भी एफ एक्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली जो है वो एक्स कंपोनेंट वाली जो फोर्स है, अलोंग एक्स एक्सिस हमने मूव करना है। अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो फिर आप वाई कंपोनेंट को पिक कीजिएगा। सो जैसे ही आपका पार्टिकल अब एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस ये हमारा एक्स एक्सिस है। आपका पार्टिकल लेट यहाँ पे था पहले x1 पॉइंट पे, हमने फोर्स अप्लाई कर दी, यहाँ पर था ये ऑब्जेक्ट, मैंने फोर्स अप्लाई की, ये फोर्स अप्लाई करके मूव किया और ये यहाँ पहुंच गया, डेट इज x2। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। और जैसे ही पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। लेट ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया ये एक्स है। तो अगर आपको एक्स कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें, x2 माइनस x1, ये आपके पास आ गया x। और इसी तरह से इसकी स्पीड में भी चेंज आएगा। पहले जो है वो उसकी स्पीड कुछ और होगी और बाद में उसकी स्पीड जो है वो कुछ और आएगी। तो अगर उसकी, क्योंकि हमने तो एक्सेलरेशन के लिए बात करनी है, एक्सेलरेशन होता ही रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। अगर आप ये पहले ही बात कर रहे हैं कि आपकी स्पीड में कोई चेंज भी नहीं आया तो ये तो यहीं पे एक्सेलरेशन ही ज़ीरो हो गई। तो इसका मतलब है कि उस पर जो फोर्स आपने अप्लाई किया वो फोर्स अप्लाई नहीं हुई, इसका मतलब है कि फोर्स ज़ीरो हो गई। तो लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने फोर्स अप्लाई की है, फोर्स लग रही है। तो अगर फोर्स लग रही है तो इसका मतलब है वेलोसिटी अनचेंज्ड नहीं है, वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो लेट वेलोसिटी आपकी मूव कर रही है फ्रॉम v1 टू v2। यहाँ पर वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पर वो v2 हो गई। अब अगर यहाँ पर v1 थी, यहाँ v2 थी, तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो s है ये टोटल डिस्टेंस होता है, जिसे जो है वो हम आप s भी लिख सकते हैं,
एक्स, ये एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह पे x2 माइनस x1 भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली तो ये डिस्टेंस है। एक्सेलरेशन का हम x कंपोनेंट ले रहे हैं तो मैं इसको x कंपोनेंट के साथ लिख देती हूँ। 2as इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी आपके पास v2 है और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास v1 है। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2axs इज इक्वल टू ये v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओके, अब आपके पास हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर ओवर 2s, ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है। इस एक्सेलरेशन को उठा के आप यहाँ पे पुट कर दें। ये जो आपका सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ आपको जो इक्वेशन देता है वहाँ पर आप वैल्यू पुट करें तो आपको f की वैल्यू मिलेगी मैस इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ओवर 2s। मल्टीप्लाई कर देते हैं मैथ्स को अंदर। mv2 स्क्वायर माइनस mv1 स्क्वायर ओवर 2s। ये s अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये fs इज इक्वल टू 1 ओवर 2 mv2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 mv1 स्क्वायर। 2 को मैंने सेपरेट कर दिया दोनों के नीचे। ओके, अब ये जो एफ एस है ये वाली चीज़, ये हमें पता है ये वर्क डन के बराबर होती है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स, और ये बराबर है टोटल वर्क डन के, बिकॉज हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ जो है वो इसका प्रोडक्ट लिया हुआ है और हमने ये पहले कैलकुलेट किया था कि जो टोटल वर्क डन होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है और उसका आंसर जो है वो एफ एस आता है। उसके बाद जो क्वांटिटी आपको ये वाली क्वांटिटीज मिली है, मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कर दूं तो ये 1/2 mv स्क्वायर है, वो तो फाइनल और इनिशियल है। सो ये वाली जो क्वांटिटी है ये आपकी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी की अगर डेफिनेशन करूं सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। आप कितना काम कर सकते हैं, दैट इज योर एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली द कैपेसिटी टू डू वर्क। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। इसके अंदर जो है वो जिस तरह वर्क स्केलर होता है इस तरह काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर होती है और ये डिपेंड कर रही है मास पे और वेलोसिटी पे। अब एक चीज़ है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज भी पॉजिटिव, और काइनेटिक एनर्जी जीरो लेकिन हो सकती है। जीरो किस केस में होगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर आपकी वेलोसिटी जीरो होगी उसी सूरत में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है। अगर वेलोसिटी जीरो होने का क्या मतलब है कि आपका जो बॉडी था वो रेस्ट में हो, बॉडी इज एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो उस केस में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगी। अदरवाइज ऐसा कोई चांस नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, क्योंकि मास तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो हो ही नहीं सकता। अब दो चीज़ों पे वो टोटल डिपेंड करती है। मैथ कांस्टेंट होता है, मैथ जीरो तो हो ही नहीं सकता। किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मैथ तो होता है, क्योंकि मैटर होता ही वो है जिसमें जो मैथ जिसके पास मैथ हो। अगर किसी चीज़ के पास मैथ ही नहीं है तो आप मैटर की डेफिनेशन को कैसे पूरा करेंगे? और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो जाहिर है किसी ना किसी बॉडी के अंदर होती है। अब अगर आप ये जो इक्वेशन हमने यहाँ बनाई थी इसको थोड़ा सा चेंज करें इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो आपके पास ये क्या बनती है? v2 है तो हम कहते हैं कि सेकंड पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी है, तो हम इसका नाम k2 रख लेते हैं और इसका नाम हम k1 रख लेते हैं। सो यहाँ से fs है, fs हमें पता है कि वर्क डन टोटल वर्क डन के बराबर होता है, तो v टोटल लिख देती हूँ इसको मैं। w टोटल लिख दिया। 1/2 mv2 का स्क्वायर है, सो डेट इज k2 काइनेटिक एनर्जी एट द फाइनल पोजीशन माइनस k1 काइनेटिक एनर्जी एट द इनिशियल पोजीशन। और ये क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं डेल के भी अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ। डेल आपको पता है कि वो चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो टोटल वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पे हम डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर अपलोड करेंगे, नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम पे। अब हमारे पास एक चीज़ और आती है कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली
क्या किस काम के लिए हम इस्तेमाल करें, या काइनेटिक एनर्जी की अपनी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनती है। तो अगर आप फिजिकल मीनिंग देखें काइनेटिक एनर्जी का, तो आप अगर किसी चीज़ को रेस्ट से ड्रॉप कर दें, कोई चीज़ रेस्ट पे थी, आपने उसको उठा के ड्रॉप कर दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बॉल थी और वह रेस्ट में थी, ग्राउंड पे रेस्ट में थी, आपने उसे जो है वो ऊपर की तरफ उछाल दिया, तो अब उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई, और जब वो यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास, और जब वो उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके वापस ग्राउंड की तरफ आएगी, और जब वो ग्राउंड पे यहाँ स्ट्राइक करेगी तो उसके पास दोबारा से सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो चुकी होगी और वो वापस मिनिमम हो चुकी होगी। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये है। तो अब काइनेटिक एनर्जी में हमने जो रिजल्ट लास्ट टाइम अभी देखा है, ये वाला, हम इसको थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं। हमने कहा जी मैस था, उस मैस को हमने रेस्ट से उठाया, हमने उसको एक स्पीड दी, उसे मूव किया, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई k इज इक्वल टू 1/2 mv²। वेलोसिटी हमने दे दी, मैस उसके पास पहले से था, तो जितनी अगर आपने उसको 0 से उठा के मूव कराया है k तक, यहाँ तक के वो इतनी एनर्जी अटेन कर ले, हमने 0 से उठाया है उसको, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 है। यहाँ पर जो रेस्ट है, यानी कि मैं इस पोजीशन को देखूं कि अगर यहाँ पर कोई ब्लॉक आपके पास पड़ा हुआ है, या कोई बॉल है, या कोई भी चीज़ है, यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, जिसे आपने k1 बोला है इनिशियल पॉइंट पे। आप इसको मूव करा रहे हैं ऊपर को, और जैसे जैसे ये ऊपर लिफ्ट करता जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी, आपने इसको वेलोसिटी दी, मास उसके पास ऑलरेडी था, आप इसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर करें। ये जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है ना, जहां पर ये अटेन करेगा 1/2 mv², इतनी वैल्यू जहां पर ये अटेन कर लेगा, वो उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला पॉइंट होगा। और ये पॉइंट हमने कंसीडर किया है कि ये k है, या इसको आप फाइनल k2 भी बोल सकते हैं, यानी फाइनल पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी। तो हमने इस फॉर्मूले में भी टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया था, W टोटल। हमने कहा था कि वो डेल के है, डेल के k2 माइनस k1 है। k2 आपके पास अब यहाँ पर क्या है, k2 हमारे पास k है, और k हाफ mv² है, तो मैं इसको लिख देती हूँ कि ये k2 आपके पास k है, और k1 हमारे पास 0 है। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, k। यानी कि टोटल वर्क डन कितना हुआ, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, टोटल वर्क डन हमने उतना ही किया जितनी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उसके टोटल वर्क डन के बराबर होती है। और वो वर्क डन कौन सा वाला, जो उसे रेस्ट से लेकर उसकी प्रेजेंट पोजीशन तक लाने में इस्तेमाल होता है। द वर्क डन टू एक्सलरेट इट फ्रॉम रेस्ट टू इट्स प्रेजेंट स्पीड, वो वर्क डन जो इसे एक्सलरेट करता है उसकी रेस्ट से उठा के उसकी स्पीड तक, जो स्पीड उसकी प्रेजेंट है उस स्पीड तक। अब जो आपके पास हाफ mv² है काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, वो डेफिनेशन है जो एग्री करती है विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि आप अगर काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे तो ये वाली डेफिनेशन उसकी सेटिस्फाई करेगी, ये वाली। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द टोटल वर्क दैट पार्टिकल कैन डू द प्रोसेस ऑफ बीइंग ब्रॉट द रेस्ट। यानी कि आप, मैं इसको लिख देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल is the total work is equal to the total work done that particle can do in the process of being brought to rest। यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास उस वर्क डन के बराबर होती है जो किसी रेस्ट से, किसी भी पार्टिकल को रेस्ट की पोजीशन से उठाकर
अगर आप मैक्सिमम पॉइंट पे ले आए जहाँ उसके पास वेलोसिटी हो, तो उसमें उस प्रोसेस में जो एनर्जी आप जो वर्क डन होता है उसके बराबर आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। द वर्क डन दैट अ पार्टिकल कैन डू इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग ब्रॉट टू रेस्ट, दैट इज़ नॉन एज द काइनेटिक एनर्जी। सो ये हमारा टॉपिक था काइनेटिक एनर्जी का, छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वर्क एनर्जी थ्योरम पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।